वेलकम टू द विकास नोट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। फाइनली ये 10वां वीडियो है वॉकअप सीरीज का। अगर आपने 1 से लेकर 9 तक वीडियो नहीं देखा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 1 से लेकर 9 तक वीडियो देख लीजिए। पूरी एसएससी का सीजीएल पूरी समाप्त हो चुका है, ठीक है। सीएचएसएल भी स्टार्ट हो चुका है और सीएचएसएल का ये सीरीज कंटिन्यू है, ठीक है। और मोटो है कि ईपीएफओ में जितने भी क्वेश्चंस आएगा तो देखना, गारंटी है कि इस सारे अगर आपने कंप्लीट कर लिया है अच्छे से, पूरी शिद्दत से, जैसे बता रहा हूँ वैसे देखिएगा, आपके 10 में से 10 पक्के नंबर आएंगे। वॉकअप की बात कर रहा हूँ, है ना। ग्रामर पोर्शन भी फिनिश होगा। आप कंटिन्यू बने रहिए। आपका रिस्पांस अगर अच्छा हुआ तो मैं देखूंगा, सोचूंगा आगे ग्रामर सीरीज भी लाने का, ठीक है। ग्रामर सीरीज में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, 4-5 टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे पढ़ा था अपने एग्जाम के टाइम पे और बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आपका रिस्पांस अच्छा होना चाहिए। आप लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और कीजिए, कमेंट भी कीजिए वीडियो कैसा लग रहा है, लेक्चर कैसा लग रहा है, मतलब मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा, आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा तो मैं आगे इसे कंटिन्यू रखूँगा, ठीक है। एक छोटा सा रिक्वेस्ट यही है कि देखिए, जितने भी लेक्चर हैं सबको डबल स्पीड पे सुनिए अगर आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो, नहीं तो 1.5 के स्पीड पे सुनिए, लेकिन सुन लीजिए, बहुत ही मज़ा आएगा। और कैसे याद हो जाएंगे हंसते हंसते, ट्रिक के साथ, वर्ड मीनिंग सब, आप हैरान हो जाएंगे, ठीक है। तो जाइए और कंप्लीट कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें वॉकअप में क्या क्या स्टार्ट हो रहा है, इस वॉकअप सीरीज में क्या क्या कवर हो रहा है, तो इंग्लिश स्ट्रेटजी वाला भी वीडियो देख लीजिए, पूरी क्लियर हो जाएगा क्या सोर्स है, कहाँ से हो रहा है, कितना होगा, ये सब मैंने बता दिया हुआ है। बार बार बताने में टाइम वेस्ट हो जाता है, ज़्यादा टाइम, वीडियोज़ लेंथ बढ़ जाता है अननेसेसरली। तो जाइए, उस वीडियो को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है या आई पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा और आप देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात और, देखिए ये लेक्चर है तो आप ये बिल्कुल भी उम्मीद ना कीजिए कि वीडियो छोटा होगा। 20 से 25 मिनट से वीडियो का कम ड्यूरेशन होगा ही नहीं, ठीक है। कभी कभी 1 घंटे का भी हो सकता है। अगर मैं कोशिश करूंगा कि पूरी एक एग्ज़ाम का एक ही में कवर कर दूं तो 1 घंटा भी हो जाए। तो आपको करना ये है ना, मैंने आपको तरीका बता दिया ना कि आप डबल स्पीड पे सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। डबल स्पीड पे सुनिए, कंफर्टेबल हैं तो, अगर समझ में आ रहा है, नहीं तो 1.5 के स्पीड पे सुन लीजिए, 2 बार सुन लीजिए, ठीक है। 1 घंटे में आप डबल स्पीड सुनेंगे तो 2 बार सुन लेंगे और आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा। फ़ायदा ये है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और याद भी हो जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। और जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाता है, मैं टेलीग्राम पे सेम टाइम पे PDF अपलोड कर देता हूँ। PDF के लिए मैंने एक कंडीशन रखा था स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में कि देखिए, अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लिया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, कहीं का भी, किसी का भी, डजंट मैटर, ठीक है। अगर आपने मॉक टेस्ट सब्सक्राइब नहीं किया है, इनरोल नहीं किया है तो जाइए कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। नुकसान यही होगा कि आप सिर्फ पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो एग्ज़ाम की क्राइटेरिया में बहुत सारे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, मॉक टेस्ट भी अप्लाई कर रहे हैं। मैं उसको पर्सनली भी जानता हूँ, काफ़ी अच्छे पोस्ट पे भी हैं। तो सबसे आपको कंपटीशन लड़ना है, सारे लोग कंपटीशन है। इस बार का कंपटीशन बहुत ही हाई है। अब बहुत हाई क्यों है पता है आपको? क्योंकि देखिए, ईपीएफओ एग्ज़ाम लास्ट ईयर से ही पोस्टपोन्ड होते जा रही है, मतलब 2 बार पोस्टपोन्ड हो चुका है और बहुत बड़ा टाइम है, 2 साल का गैप है, समझिए। जो लोग इनएक्टिव था ना, वो भी इनएक्टिव होते जा रहे हैं। जैसे जैसे पोस्टपोन बढ़ता जा रहा है, वो समझिए उसके लिए एक लाइफ चांसेस मिल रहा है। तो बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है मेरे दोस्त। अच्छे पोस्ट पे हैं, मैं पर्सनली जानता हूँ ऐसे लोगों को जो गवर्नमेंट पोस्ट पे हैं और अच्छी खासी सैलरी ले रहे हैं। वैसे लोग भी इस एग्ज़ाम को देंगे, ठीक है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप जाइए मॉक टेस्ट पे प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, है ना। और बहुत ही अच्छा है प्लेटफॉर्म, बहुत ही सही है। एक ही जगह पे आपको भटकने की ज़रूरत नहीं होगी, एनालिसिस हो जाएगा काफ़ी। जितने आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ईपीएफओ तो देना ही देना है, बाकी और भी एग्ज़ाम होगा जो पैरेलल में आप दे रहे होंगे, उस सब के लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल है वहाँ पे। बहुत ही कम कॉस्ट है, 1 महीने का मोबाइल रिचार्ज या टीवी रिचार्ज। यानी कि आप ये यूँ समझ लीजिए कि किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का जो फॉर्म फिल करते हैं ना, उतने में आपको लगभग लाइफ टाइम का मॉक टेस्ट मिल जाएगा आपको, लाइफ टाइम का प्रैक्टिस के लिए। करंट अफेयर है वहाँ पे, है ना। तो जाइए टेक्स्ट बुक पे और इनरोल कीजिए। और कोड यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कोड यूज़ नहीं करेंगे तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। आपको 10% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा और कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो जाइए कोड यूज़ कीजिए और मॉक टेस्ट इनरोल कीजिए फटाफट और जल्दी। और चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज ये है 10वां वीडियो, CHSL का पार्ट चल रहा है। कल वाला वीडियो देख लीजिए और कमेंट कीजिए कल वाला वीडियो कैसा लगा और
ये भी वीडियो पे कमेंट कीजिए, देखने के बाद कमेंट कीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, अभी वीडियो रोक के कमेंट नहीं करना है, देखने के बाद कीजिए आराम से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कल 23 तक ने पढ़ा था, आज 24वां देखते हैं। ये है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? डिलीजेंट का मतलब होता है, देखिए कड़ी मेहनत करने वाला, है ना। कॉन्सेंट्रेट इन वंस वर्क, यानी अपने काम में बहुत ही लगन से काम कर रहा है, कड़ी मेहनत कर रहा है, जिसको इधर उधर से मतलब नहीं हो, बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा है एकदम, उसको कहते हैं डिलीजेंट। इसको याद करेंगे कैसे? देखिए ये वर्ड रिपीटेड है, CGL में रिपीटेड है, ये CGL में आया था एक बार और मैंने बताया भी है, वीडियो देख लीजिएगा, उसमें पता चल जाएगा। कड़ी मेहनत करने वाला। देखिए इसको याद कैसे करेंगे? DILI, इसको डिवाइड करते हैं 2 टर्म में। DILI GENT, एक जेंटलमैन है जो दिल्ली गया और कड़ी मेहनत करने चालू कर दिया, है ना, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, संभालने के लिए कड़ी मेहनत करना चालू कर दिया। तो इस तरह से आपको याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 नंबर जैबर। जैबर का मतलब होता है चैटर, टॉक एंड रैपिड, एकदम बड़बड़ बड़बड़ करना, है ना, अननेसेसरली या इनकॉम्प्रिहेंसिव वे में टूटी फूटी तुतलाना, बड़बड़ बड़बड़ किया जा रहा है ना। कोई आसपास में आपका दोस्त होगा या कोई सगे संबंधी में कोई लोग होंगे जो काफ़ी चैटर चैटर करता होगा, जबर जबर, इस तरह से आप याद कीजिएगा, जल्दी याद हो जाएगा। मेंडर, ये वर्ड है 26 नंबर पे, मेंडर। इसका मतलब होता है कर्व, रैम्बल, वैंडर, वीव, वाइन, यानी घुमावदार कहते हैं इसको, ठीक है। हिंदी में अगर इसको अगर करना हो एक्सप्लेन तो घुमावदार कहते हैं इसको, घूमना। तो देखिए इसको याद कैसे करेंगे? इसको 2 भाग में सेपरेट कीजिए, एक EME और एक ANDER। इसका मतलब हो गया, अब दिल्ली गए होंगे या दिल्ली में एक जंतर मंतर है ना, तो यम से याद रखिए मंतर, और मंतर के अंदर में इतने गोल गोल घुमावदार सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, लैडर्स हैं, कि आप अंदर में जाएंगे तो भटक जाएंगे। तो जंतर मंतर के अंदर में काफ़ी कर्व शेप का सीढ़ियाँ लैडर बनाई हुई है, ठीक है। एक टूरिस्ट प्लेस है, आप कभी गए होंगे आई थिंक, या नहीं गए होंगे तो जाइएगा कभी इन फ्यूचर, देख लीजिएगा, ठीक है। 27 नंबर देखिए ट्रांसमिशन, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको पता है या कॉमन वर्ड है जिसको सभी लोग जानते हैं, तो उस पर टाइम वेस्ट करना मतलब वेस्टेज है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। चलिए 28 नंबर पर देखते हैं यार्न। यार्न का मतलब होता है क्रेव, लॉन्ग, पाइन, लैंगाइस। इसकी अगर हिंदी में मीनिंग बात करें तो इसका मतलब हो जाता है कि इच्छा करना, तड़पना, है ना, किसी चीज़ को पाने के लिए, लैंगाइस, स्वेच्छा। तो देखिए इसको याद करने के लिए क्या तरीके अपना सकते हैं? वाई देखिए, अर्न देखिए, तो हर किसी की अर्न करने की इच्छा होती है, कमाने की इच्छा होती है, एकदम तड़प होती है, तो इस तरह से याद करना है इसको, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एडिक्वेट। एडिक्वेट बहुत ही कॉमन वर्ड है, ये भी कई बार रिपीटेड हो चुका है, CGL में भी कई बार आ चुका है। सफिशिएंट होता है, प्रोफिशिएंट होता है, मतलब पर्याप्त मात्रा में, भरपूर मात्रा में, ठीक है। 30 नंबर पे है परसिवरे। परसिवरे मतलब परसिस्ट, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? मतलब टिके रहना, अटल, दृढ़, है ना, मतलब डटा रहना कहते हैं ना। परसिवरेंस की जरूरत होती है, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए परसिवरेंस की जरूरत होती है, परसिस्टेंस एंड परसिवरेंस दोनों की जरूरत होती है, तो ये वर्ड वही है, परसिवरेंस। 31 नंबर पे है स्पोराडिक। स्पोराडिक का मतलब होता है स्कैटर्ड, अनकॉमन्स, मतलब छीट फूट या बिखरा हुआ, छिटा हुआ, इस तरह से इसका हिंदी मीनिंग है। एंड इंग्लिश में इसको याद कैसे करेंगे? देखिए स्पोरा डिक, तो डीओ जो बॉडी स्प्रे होता है, एंड उसको स्प्रे मारिए, मतलब स्प्रे मारेंगे क्या होता है? छिटता है बाहर, है ना, छिटपुट होता है, स्कैटर्ड वे में बाहर निकलता रहता है वो। तो इसको इस तरह से आप याद कीजिएगा, जल्दी याद हो जाएगा, लिंक करके याद करना है। और एक रिक्वेस्ट आपसे है, ये पहले ही कर देना चाहिए था। देखिए अगर आप डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी बहुत डिफरेंट है तो इसमें ज़्यादा एस्टाउंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हैरान मत होइए, ठीक है। इंडिया में 28 स्टेट हैं, हर जगह की बोली अलग अलग है, भाषा भले ही अलग हो। अगर मान लीजिए हिंदी है तो हिंदी भी 8-9 स्टेट में बोली जाती हैं, तो हिंदी का भी अलग अलग बोली है, अपने अपने एक्सेंट में सारे लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश का भी सेम सीन है ना। USA में अलग इंग्लिश होती है और ब्रिटेन में अलग इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है। तो आपकी प्रोनाउंसिएशन लिटिल बिट डिफरेंट हो तो उस पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे पढ़ते हैं पढ़िए। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर पे वाइवाशियस।
वाइवाशियस का मीनिंग होता है लाइवली, यानी कि वाइब्रेंट कह सकते हैं, यानी कि गर्मा गर्म या ताज़ा ताज़ा या उत्तेजना, जोशीला, इसको इस तरह से आप याद कर सकते हैं। एंड ठीक है, 33 नंबर पर चलते हैं। प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन का मतलब प्रोपोजल, एग्जम्स, प्रोफेर, सजेशन। अब इसको याद कैसे करेंगे, ये सिनोनिम्स तो पता चल गया। अब इसकी हिंदी मीनिंग क्या होता है? इसका हिंदी मीनिंग मतलब होता है प्रपोजल रखना, प्रस्ताव रखना, है ना, सलाह देना। इस तरह से आप इसकी मीनिंग ध्यान रख सकते हैं। एंड देखिए, इसको याद कैसे करेंगे? तो याद करने के लिए एक तरीका है, मैंने खुद का बनाया हुआ है कि देखिए, प्रपोज करना, प्रोपोजिशन से इसको 2 वर्ड में डिवाइड कर लीजिए। प्रपोज करना है ना, प्रपोज कहते हैं ना, करते हैं ना किसी को प्रपोज, यानी प्रस्ताव रखते हैं किसी चीज़ को मांगने के लिए या लाइफ टाइम बिताने के लिए प्रपोज करते हैं ना किसी को, तो इसको प्रपोजिशंस कहते हैं। ठीक है, या दूसरा तरीका भी है, जैसे देखिए प्रो एंड पोजीशन। आप देखते होंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में किसी का जो पोजीशन है, पोस्ट है, एकदम प्रो लेवल का है, काफ़ी एडवांस लेवल का या हायर पोस्ट पे है, तो उसकी सलाह मांगी जाती है। आप देखते होंगे प्राइम मिनिस्टर्स के जो कैबिनेट होती है उसमें जो IAS होते हैं वो काफ़ी प्रो लेवल पोस्ट होता है, वो काफ़ी हायर लेवल पोस्ट होता है, तो उससे सजेशन ली जाती है, प्रपोजल उसे मांगा जाता है किसी भी मुद्दे पे। तो इसको इस तरह से आप याद कीजिएगा। नेक्स्ट है पेटिशंस। पेटिशंस का मतलब हुआ, पेटिशन का मतलब हुआ अपील, रिक्वेस्ट, पोस्टुलेशंस, प्रेयर। मतलब याचिका करना, आवेदन देना, है ना, कोर्ट में। पिटिशन बहुत ही कॉमन वर्ड है, मतलब क्या बोलते हैं, एक जुडिशियल टर्म है, बहुत ही आसान है, डिस्कस नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एमिएबल। एमिएबल का मतलब फ्रेंडली, कॉर्डियल, एफेबल, जेनियल। तो देखिए, इसको याद कैसे करेंगे? इसका मतलब होता है दोस्ताना, मैत्रीपूर्ण, है, घुल मिल जाना, मिलनसार व्यक्ति कहते हैं। मतलब देखिए, इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए, एमिएबल यानी कि अमित, AMI से अमित शाह याद रखिए, और एबल से अमित शाह इतने एबल हैं, इतने योग्य पॉलिटिशियंस हैं कि वो अपने जितने पॉलिटिकल्स मेंबर्स हैं सबको मिला के रखते हैं। तभी तो बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी बन चुकी है और बहुत भारी पार्टी है, हर जगह अपना डोमिनेंस क्रिएट कर चुका है, उनकी पार्टी के द्वारा किया जा चुका है। तो इसको याद रखने का ट्रिक है। अब ऐसा अब कमेंट नहीं करने लगिएगा कि आप उसके सपोर्ट में, मैंने जस्ट एज फॉर एग्जांपल याद करने के ट्रिक बताया कि कैसे उसको कनेक्ट करना है, लिंक करना है याद करने के लिए। एमिएबल, अमित शाह इतने एबल्ड है कि वो अपने सारे पॉलिटिकल मेंबर के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन रखते हैं, है ना, कॉर्डियल्स रखते हैं, कोऑर्डिनेशन अच्छा, तालमेल अच्छा रखते हैं। नेक्स्ट नंबर पर 34 सेकेंड। 4 सेकेंड का मतलब क्या होता है? अबेंडन्ड, मतलब त्याग देना, पूर्ण रूप से फोरसेक कर देना, त्याग देना। ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे 37 कैंडिड। कैंडिड का मतलब ऑनेस्ट, ईमानदार। फ्रैंकली, फ्रैंक हो जाना आपके साथ। ओपन होना, आउट स्पोकन होना, मतलब एकदम खुले दिल का। मुंहफट होता है, कुछ लोग होते हैं मुंहफट होते हैं, साफ दिल का होता है, मतलब उसकी नीयत साफ होती है, भले कुछ भी बोल दिया आपके मुंह पे बोल देता है उसको कहते हैं कैंडिड। नेक्स्ट है 38 नंबर पे क्यूरियस। क्यूरियस शायद बहुत ही कॉमन वर्ड है, आपको आई थिंक पता हो। इसकी सिनोनिम्स हैं, यानी इसका दूसरा मीनिंग है इनक्वाइसिटिव, पेकुलियर, क्वेयर, फनी, रमी। यानी इसका मीनिंग हिंदी में अगर कहेंगे तो क्या कह सकते हैं? जैसे उत्सुक कह सकते हैं, आप आराम से कह सकते हैं, उत्सुक कह सकते हैं, जागरूक कह सकते हैं। क्यूरियस कहते हैं ना, ही इज़ वेरी क्यूरियस पर्सन, ही इज़ वेरी क्यूरियस पर्सन, है ना। उत्सुक, इनक्वाइसिटिव है, पेकुलियर पर्सन है, एकदम शार्प इंटेलिजेंस का, शार्प बुद्धि का, बहुत ही इंटेलिजेंट है, क्यूरियस है। नेक्स्ट नंबर पर 39 नंबर पर आर्डस। आर्डस का मतलब डिफ़िकल्ट, स्ट्रीनियस, हैवी, लेबोरियस, पनिशिंग। पर इसको याद कैसे करेंगे? इतना तो वर्ड हमने देख लिया। तो देखिए, आर्डस को हिंदी में अगर कहना हो तो मुश्किल कह सकते हैं, डिफ़िकल्ट या कड़ी कह सकते हैं। तो देखो, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेपरेट करते हैं। आर्ड से देखिए, ARD, आर्ड से आप बस लिंक कर दीजिए हार्ड, और हार्ड का मतलब डिफ़िकल्ट, टाइट, हैवी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर पे शैम। शैम मतलब फेक, फॉल्स, इम्पोस्टर, स्यूडो, प्रिटेंडर। अब इसको कैसे याद करेंगे? मतलब फेक मतलब आप तो समझ गए, फेक मतलब बोगस, है ना, यानी कि ढोंग, कपटी। इसको इस तरह से आप इम्पोस्टर यानी कपटी,
स्यूडो या प्रिटेंडर। तो देखिए कुछ लोग होते हैं जो सुबह से शाम तक फेंकते रहते हैं ना, सुबह से शाम तक फेंकता रहता है। आपके ग्रुप सर्कल में होगा या आपके कोई होगा जो सुबह से लेकर शाम तक है ना फेंकता रहेगा बड़ी बड़ी बातें या फॉल्स की कोई भी चीज़ें अननेसेसरली फेंकता होता है। इस तरह से टर्म को लिंक करके याद कीजिएगा, जल्दी याद हो जाएगा। 41 नंबर पे है फ्यूटिलिटी। फ्यूटिलिटी का मतलब होता है यूजलेसनेस, यानी अननेसेसरी, मतलब आवश्यकताहीन, उसकी कोई ज़रूरत ना हो। इस तरह से इसको कनेक्शन दीजिएगा, लिंक दीजिएगा। निरर्थकता कह सकते हैं, इम्पॉसिबिलिटी, असंभवता। तो याद कैसे करना, देखिए यूटिलिटी, फ्यूटिलिटी है ना, तो एफ को हटा के बाहर यूटिलिटी बच गया है ना। तो यूटिलिटी का मतलब जानते हैं आप, यूजफुल होता है, और फ्यूटिलिटी मतलब है ना यूजलेसनेस। ठीक है। 42 नंबर पे देखिए गाइल। गाइल मतलब कनिंग। गाइल का मतलब क्या होता है, कनिंग होता है, क्राफ्टीनेस होता है, क्राफ्ट होता है, स्लाइनेस, वाइल। अब इंग्लिश मीनिंग तो बता दिया, लेकिन हिंदी में इसको क्या कह सकते हैं, मतलब छल कपटी कह सकते हैं। छल कपटी देना या धोखा देना, ये हम इसको कह सकते हैं। देखिए इसको कैसे याद करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जी, गाइल का मतलब जी प्लस स्माइल, मतलब जो भी लड़कियाँ स्माइल दे दे मतलब समझ जाओ कि कुछ गलत होने वाला है, यानी कि कुछ तुम्हारे साथ धोखा होने वाला है। हंसी तो फंसी, आपने मूवी देखा है ना, हंसी तो फंसी, तो मतलब गर्ल प्लस स्माइल, यानी लड़कियाँ हंसी तो मतलब समझिए आपके साथ कनिंग होगा, यानी धोखा होगा। ठीक है, तो बच के रहिए, सावधान रहिए। ठीक है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और पढ़िए, ये वॉकैब सीरीज को पढ़िए। ठीक है, तो गाइल, गर्ल्स प्लस स्माइल, इसको ध्यान रखिएगा। 43 नंबर पर जीलस। ये वीडियो कितना इंटरेस्टिंग है आप बताइए कमेंट में, थोड़ा सा मज़ा आएगा और मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने का। और मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताइए मुझे, शानदार, ज़बरदस्त, ये भी लिख कर कमेंट कर सकते हैं कि आज का सेशन कैसा रहा। ठीक है, और कंटिन्यू रहना है आपको। देखिए कैसे जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा, पूरी सिनोनिम्स कवर हो जाएगा। उसके बाद हम वन वर्ड चालू करेंगे, फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको बताऊंगा, फिर एंटोनिम्स बताऊंगा। सारे एग्ज़ाम का 8-10 एग्ज़ाम है, मैंने लिस्ट बना के रखा हुआ, सारे एग्ज़ाम का कवर हो जाएगा, सेम टाइम पे PDF में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर पे 43 नंबर पे देखते हैं जीलस। जीलियस बहुत ही नेक्स्ट सिनोनिम्स बहुत सॉरी सीजीएल में कई बार कवर हुआ है, बहुत ही कॉमन है, मतलब ईर्ष्यालु जिसको कहते हैं, है ना, नफरत करना, घृणा करना, तिरछी निगाहों से देखना। 44 नंबर पे एपिडेमिक, बहुत ही कॉमन वर्ड है। अभी क्या चल रहा है, कोविड का पैंडेमिक है ना। पैंडेमिक और एपिडेमिक 2 वर्ड होता है, देखिए यहाँ पे ही है ना। तो पैंडेमिक 2 वर्ड होता है। पैंडेमिक का मतलब होता है पूरी पैन इंडिया, जैसे कहते हैं ना पैन इंडिया, PAN, और इंडिया, इसका मतलब क्या होता है पूरे इंडिया भर में। तो पैन वर्ल्ड है, ऐसी त्रासदी, ऐसा बीमारी, ऐसा रोग जो पूरे पैन वर्ल्ड में स्प्रेड है, उसको कहेंगे पैंडेमिक। जो एक स्पेसिफिक एरिया, पर्टिकुलर एरिया में है, उसको कहेंगे एपिडेमिक। ठीक है, तो इस तरह से याद करना है। नेक्स्ट 45 पे है रिटेलिएट। रिटेलिएट का मतलब क्या होता है, अवेंज, बदला लेना, रिवेंज, बदला लेना, स्ट्राइक बैक करना। पाकिस्तान वाले जब पुलवामा हमला हुआ तो क्यों हुआ था, क्योंकि पुलवामा अटैक क्यों हुआ था, क्योंकि रिटेलिएट किया गया इंडिया की तरफ से, है ना, बदले में। उसके बाद जो पुलवामा अटैक जो हुआ था उसका बदला लिया गया था ना, एयर स्ट्राइक करके, आपको याद होगा। रिटेलिएट किया गया मतलब बदले की कार्रवाई, जवाब देना, उसको कहते हैं एवेंज करना या रिवेंज करना। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, आई थिंक न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या डेली का। चलिए आपको एक मैं सजेशन दे रहा हूँ, वीडियो समाप्त हो चुका है। 23 वीडियोज़ इसमें मैंने वर्ड कवर किए हैं। देखिए 23 वर्ड नहीं है ये, 23 वर्ड आपने जो कवर किया है 23 × 5, यानी कि 115 वर्ड आपने आधे घंटे में कवर कर लिया है। इसको सिर्फ याद करना है, डबल स्पीड पे 2 बार सुनिए। मैं बार बार यही कहूँगा कि डबल स्पीड पे किसी भी वीडियो को बार बार देखिए और PDF सामने रखिए। अगर आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में PDF ओपन करके रखिए और मोबाइल में वीडियो देखिए। प्रिंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपके शहर में लॉकडाउन होगा तो बाहर मत जाइए, बाहर मत निकलिए, सेफ रहिए, घर में रहिए। और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ओपन है तो जाइए, प्रिंट निकाल लीजिए। ठीक है, प्रिंट निकाल लीजिएगा और याद कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को समाप्त करने से पहले एक छोटा सा सजेशन दे देता हूँ। देखिए कोई भी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सिर्फ याद करना या पढ़ना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता। आप मूवी वगैरह देखिए या रीडिंग कीजिए। नोवेल पढ़ने का अगर शौक़ है तो नोवेल पढ़ते रहिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा आपका जो वॉकेब है ना, इंग्लिश वाला पार्ट है ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। रीडिंग स्ट्रॉन्ग होगा, राइटिंग स्ट्रॉन्ग होगा। ग्रामर पोर्शन यूँ ही सॉल्व कर लेंगे बिना ग्रामर पढ़े। मुझे ग्रामर पढ़े कई साल हो गए हैं,
है ना। लेकिन मैं अब नहीं पढ़ता क्योंकि बुक्स रीडिंग की हैबिट हो चुकी हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत हो चुकी है। तो ग्रामर जैसे किसी लाइन में अगर मिस्टेक हो तो यूं ही पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे ये मिस्टेक है, ये फिट नहीं बैठ रहा है, ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे ये टेंसेस चेंज है, यहाँ पे ये वर्ब चेंज होना चाहिए। तो इस तरह से आपकी रीडिंग हैबिट बनाइए, नॉवेल पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए। अगर मूवी देखने की आदत है तो कोई वेब सीरीज़ डाउनलोड कर लीजिए, इंग्लिश में देखिए, हिंदी में मत देखिए, ठीक है। तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। फिर मैं आपको इंग्लिश मूवी सजेस्ट ही क्यों करूँगा अगर आप हिंदी में देखेंगे तो, ठीक है। तो मैं आपको स्क्रीन पे कुछ ऐड कर रहा हूँ, अगर आपने इसमें से वेब सीरीज़ में से कुछ देख रखा हो तो ठीक है, दूसरा देखिए। बहुत 15-20 लिस्ट है, आप देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा और इंग्लिश सीखेंगे। मेन जो इंटेंशन होना चाहिए इंग्लिश सीखना है, ठीक है। और इंग्लिश देखिए मेरे दोस्त, आप यकीन मानिए ना मानिए, इंग्लिश स्पीकिंग जो स्किल्स हैं वो काफ़ी कंसिडरेबल होता है। आपकी जो अंदर की जो क्वालिटी है ना उसमें एक इन्हांसमेंट लाता है। आप सोचेंगे ये कैसे सर, आप क्या बोल रहे हैं। आपकी जो लैंग्वेज है, मैं मान रहा हूँ आपकी लैंग्वेज आपकी मातृभूमि है, सॉरी मातृभाषा है, मैं उसकी सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। मगर आप मातृभाषा से अलग कोई स्किल सीखते हैं, कोई दूसरी लैंग्वेज सीखते हैं, तो यह आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें ग्रूम होता है, इन्हांसमेंट होता है। समझ रहे बात को आप। मैं आपसे कोई आर्गूमेंट नहीं चाहता, कोई कमेंट मत कीजिएगा कि सर ये ऐसा कैसे बोल रहे हैं। ये मेरी पर्सनल राय है कि अगर आप दूसरी भाषा सीखते हैं, जैसे मेरे कई सारे दोस्त थे कॉलेज में जो साइड बाय साइड जैपनीज़ सीख रहा था, चाइनीज़ सीख रहा था, इवन मैंने भी स्पेनिश में इनरोल किया था, लेकिन बाद में मैंने स्विच करके फिर इंग्लिश पे आ गया, क्योंकि हर कॉलेज में एक ऑप्शंस होता है लैंग्वेज का। तो मेरे कई सारे दोस्त ने जैपनीज़ सीखा, चाइनीज़ सीखा। ये आपकी पर्सनैलिटी में एक ग्रूम होता है, इन्हांसमेंट होता है, तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। आप सीखिए, बोलना सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह से कीजिएगा तो सही होगा, ठीक है। तो चलिए जाते जाते बस इतना ही कहूँगा, डू गुड, बी गुड एंड बी सेफ, ओके। टेक केयर, बाय, ऑल द बेस्ट।